हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारा इतिहास का दूसरा क्लास होगा। जो हम इतिहास में पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, आज हम लोग उसका दूसरा क्लास लेंगे। और पहला क्लास में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार किया, बहुत मुझे अपने दिलों से सपोर्ट किया। इसके लिए मैं अपने दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा। जो भी मेरे से हो सकता है मैं आपका ज़रूर मदद करूँगा। अब और ही एगो बात आपको बता देता हूँ कि आप सोचते हैं कि इंग्लिश यह मास्टर नहीं पढ़ा रहा है, अभी इसका इंग्लिश बंद क्यों है। तो अभी मैं बता दूं कि इंग्लिश इसलिए बंद है क्योंकि यह चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद जो है, अगर इसे मैं आज नहीं पढ़ाता तो समझो कि यह फिर लंबा हो जाएगा। तो इसको सोचता हूँ ख़त्म कर दूँ, इसको समाप्त करूँगा, फिर इंग्लिश लाऊँगा, फिर इंग्लिश पढ़ाऊँगा। और इंग्लिश आपका शाम को आपका लाइव चलेगा। इंग्लिश क्या चलेगा? लाइव। आपको शाम को लाइव चलेगा इंग्लिश। और आपका जो यूरोप का राष्ट्रवाद है, हिस्ट्री, इतिहास, यह सुबह में आपको यह वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास नेट का प्रॉब्लम चलता है, इसलिए मैं वीडियो ही डाल पाता हूँ। नहीं तो मैं, अगर मेरे पास सुविधा होता नेट का, तो सोचो मैं भी आपका लाइव क्लास लेता। ठीक है, तो देखेंगे, हमारा भी समय, हमारा भी टाइम आएगा। जिस दिन आएगा उस दिन देखा जाएगा। ठीक है, तो हाई हम, और मैं आपको एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जिस क्लास के छात्र हैं वह कमेंट में इस वीडियो को देखने के बाद, आप जितना मिनट वीडियो देखते हैं उससे कोई बात नहीं है, बस आप मेरे कमेंट में, आप किसी क्लास के छात्र हैं, आप मेरे कमेंट में लिख दीजिए। आपसे एक कहीं उम्मीद है, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए डिसीजन अब ले सकूं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने सिलेबस, अपने चैप्टर की ओर ध्यान रखते हुए। और मैं आपको बता दूं साथियों कि आप जहां भी पढ़ रहे हैं, अपना बुक, जिस भी सब्जेक्ट पढ़ें उस बुक को अपने साथ रखिए और अपने साथ नोट्स रखिए और उसे बनाइए। जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा आप उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड में यहीं से पूछा जाएगा। तो आप बुक के साथ और कॉपी कलम के साथ बैठिएगा। मेरे साथ साथ आप भी बुक पढ़िएगा, फिर मेरे साथ तैयारी करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आपका पेज नंबर, इतिहास का पेज नंबर 5 जो है वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इतना हम लोग पहला लेक्चर में पढ़ चुके थे। ठीक है, यूरोप में हमारा जो चैप्टर चल रहा है इतिहास का पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें हम लोग पेज नंबर 5 में प्रवेश कर चुके हैं। वहां से हम स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे आज उससे। तो आज हम शुरू करेंगे सन 1848 ईस्वी की क्रांति। सन 1848 ईस्वी की क्रांति में हम प्रवेश कर चुके हैं, इसमें आज बात करेंगे। तो जो हमारा लुई फिलिप था, एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश रखने के लिए स्वयं मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब यहाँ से सवाल आपका पूछेगा कि गीजो का प्रधानमंत्री
लुई फिलिप ने कब किया? लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया? यह आपका सवाल बनेगा। तो ये आप मेरे साथ नोट कर लीजिए, या आप चाहें तो उसे हाइलाइटर से हाइलाइट कर लीजिए। ठीक है, तो आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, या चाहें तो आप हाइलाइटर से उसे, या चाहे कलम से हेडिंग कर सकते हैं। तो लिखिएगा आपका ऑब्जेक्टिव, लुई फिलिप। लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया? कब नियुक्त किया साथियों? तो मैं बता दूं 1840 ईस्वी में, सन 1840 ईस्वी में लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। ठीक है, चलिए और हम आगे चलते हैं। तो सन 1848 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। कह रहा है कि लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्य में अभिरुचि नहीं थी, और जो अलमत में भी थे, उसके पास किसी भी तरह का, कहाँ चल गए हम? हाँ, रुकिए, मार्कर धर लेते हैं, उसके बाद कहाँ तक हम? अल्पमत में भी था, उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, और न ही उसके विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्यापक होने लगी। मतलब बेरोजगारी किसके काल में? लुई फिलिप के शासनकाल में क्या बढ़ने लगी। ठीक है, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थ्रेस ने नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। अब यहाँ से सवाल पूछेगा कि लुई फिलिप ने गद्दी कब त्यागी? लुई फिलिप ने गद्दी कब त्यागा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 24 फरवरी, 24 फरवरी आपका हो जाएगा 24 फरवरी। ठीक है, चले तो लिखिए आप ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा लुई फिलिप ने गद्दी कब त्यागा? कह रहा है कि लुई फिलिप ने गद्दी कब त्यागा? तो क्या हो जाएगा आपका? 24 फरवरी
सन 1848 ईस्वी की, सन 1848 ईस्वी में। क्यों मैं 1848 ईस्वी कैसे लिख दिया? क्योंकि मैं इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर आपका डेट तो दिया है, तारीख तो दिया है, लेकिन सन इसलिए नहीं दिया है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऊपर सन 1848 ईस्वी की क्रांति। अगर नहीं देगा तो हम किसे मानेंगे? 1848 ईस्वी की क्रांति ही को सन मानेंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर 1848 ईस्वी नहीं गए। तो लुई फिलिप ने गद्दी कब त्यागा? तो आपका 24 फरवरी 1848 ईस्वी को। ठीक है, चलिए और हम आगे चलें। तो 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। कहाँ चला गया? अब यहाँ पूछेगा कि कहाँ चला गया। लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दिया, लेकिन कहाँ चला गया? त्याग दिया, कहाँ चला गया? तो वह कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। ठीक है, तत्पश्चात नेशनल एम्बली क्या निकला है? असेंबली। नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी आवश्यक पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। क्या? मताधिकार प्रदान किया। कितने वर्ष के पुरुषों के लिए? तो 21 वर्ष के पुरुषों के लिए। तो अब यहाँ पूछेगा कि बताइए कितने वर्ष के सभी आवश्यक पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 21 वर्ष। तो यहाँ पे लिखिए आप, यहाँ पे आप लिखिए आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके ऑब्जेक्टिव साथ लिखवा भी रहा हूँ। तीसरा ऑब्जेक्टिव लिखिए कि कितने वर्ष, क्या लिखेंगे? कितने वर्ष के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 21 वर्ष के। ठीक है, 21 वर्ष के। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। हरे हरे बम बम। 21 यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं। और काम के करा कि 21 वर्ष के ऊपर के सभी आवश्यक पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई बोलो था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। अब यहाँ से और सवाल पूछेगा कि बताइए कि लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। तो पूछेगा इस तरह सवाल कि फ्रांस का सम्राट कौन बना? तो आपका सही जवाब होगा लुई नेपोलियन। क्या हो जाएगा? लुई नेपोलियन ने फ्रांस का सम्राट बना। ठीक है, तो अब यहाँ से अपना एक ऑब्जेक्टिव और लिखिए। क्या ऑब्जेक्टिव यहीं पर लिख दूँ? लिख देता हूँ। चौथा ऑब्जेक्टिव लिखेंगे फ्रांस, लिखेंगे फ्रांस का सम्राट
कौन था, कौन बना था, कौन कौन बना कौन बना कौन बना था। तो फ्रांस का सम्राट कौन बना था, तो क्या हो जाएगा हमारा लुई नेपोलियन लुई नेपोलियन ना। लुई नेपोलियन ने फ्रांस का क्या बना, सम्राट बना। क्या बना, सम्राट बना। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर क्लियर। अब हम चलते हैं। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का, ओ लाइट चली गई, लाइट चली गई मेरे दोस्तों, ओ तेरी, बड़ा मिस्टेक, माफ़ी चाहता हूँ मैं दोस्तों, मैं साथियों, लाइट चली गई थी इसलिए कट गया था। तो यह आपका दूसरा पार्ट है, तो उसमें पहला पार्ट में और यह दूसरा पार्ट दोनों को एक साथ मिलाकर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो हम लोग जहाँ से थे वहीं से शुरुआत करेंगे। तो यही आपका सवाल था कि फ्रांस का सम्राट कौन बना था, कौन बना था, तो हमारा लुई नेपोलियन था, वो हमारा हो गया। अब हम आगे चलते थे। लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। ठीक, इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हाईलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। इटली का एकीकरण पढ़ेंगे हम। क्या, इटली का अब एकीकरण पढ़ेंगे। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इस कारण वहां अलगाव की भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्याओं के अलावे कई अन्य समस्याएं भी थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। अतः एकीकरण में इनका विरोध अवश्यभावी था। ठीक है, इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न किसी शासक के नेतृत्व में। इसके अलावे अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी, परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यह स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इन तीनों गणराज्यों में गठित किया। यह था सिसपाई गणराज्य, एगो था आपका लिगुलियन तथा एगो ट्रांसपेडन। ठीक है, यह आपका 3 गणराज्य के गठन किया गया। ठीक है, उसने आयात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। इन सभी कारणों से वहाँ जागृति आई। नेपोलियन के पतन 1814 ईस्वी के पश्चात वियना सम्मेलन कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को
पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के दो राज्य पिंडमांडू और सर्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली का एकीकरण की दिशा तय होने लगी। यह आपका पेज नंबर 6 था। अब पढ़ेंगे हम पेज नंबर 7। आपका पढ़ेंगे पेज नंबर 7। तो इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। एक गुप्त दल कार्बोनारी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया, जिसके उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ नहीं रह सका। नहीं यह कहाँ है? प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। कहाँ गया जी? हाँ ठीक यहीं से है। 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूत नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। मतलब उन्हें इटली से जाना पड़ा। किनको? तो मेजनी को। मेजनी साहित्यकार। अब हम पढ़ेंगे मेजनी का हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मेजनी ने क्या क्या किया। तो मेजनी एक साहित्यकार था और कला की गणतांत्रिक विचारों का समर्थन और योग सेनापति था। क्या था? योग सेनापति। लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था, अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। अपने पराजय के बाद मेजनी ने हार नहीं मानी। सन 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। अब यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि बताइए संघ करके यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब हुई। तो आपका क्या होगा? 1831 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे। आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे। मिटका रहा हूँ इसको। मिटकाने के लिए इसे देख लो, हम लोग इससे मिटकाते हैं, टाइम लगेगा। कैसे कहता है कॉमेडिया में? टाइम लगेगा, टाइम। हाँ, तो मिटकाने में भी टाइम लगेगा। ठीक है। ओ गिर गया मारकर। ठीक है, चलिए। तो बताइए यंग इटली आपका कौन सा था? शायद आपका 5वां होगा। यंग इटली नामक संस्था। करा कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? बता सकते हो? तो 1831 ईस्वी में। कब? 1831 ईस्वी में। किसने किया था? मेजनी ने। क्या? मेजनी। ये आपको याद रखना है, किसने किया था? मेजनी ने किया था यंग इटली नामक संस्था की स्थापना। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए, तो 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसने नवीं इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया।
इसका उद्देश्य इटली का पारदीप से विदेश हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। सन 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने, अब यहाँ से देखो, अब एक यहाँ से सवाल मैंने यहाँ से पढ़ा, देखो लाइन हेडिंग करना कि 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर किसने किया? तो अब यहाँ से पूछेगा कि बताइए यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कब हुआ, कब हुई, कब? यहाँ से क्या सवाल बनेगा कि आपका अब यह सवाल बनेगा आपका छठवां, यंग यूरोप नामक संस्था की गठन कब हुई, गठन कब हुई? तो आपका क्या आंसर होगा? 1834 ईस्वी में। क्या होगा आपका आंसर? 1834 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में। ठीक है। आपका यहाँ से पूछेगा कि बताइए यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किसने 1800 किसने किया? आपका क्या होगा? किसने किया था? यंग इटली और यंग स्थापना किसने किया था? तो आपका क्या होगा आंसर? मेजनी। क्या होगा? किसने किया? दोनों का संस्था का स्थापना किसने किया? तो आपका एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था मेजनी। क्या? मेजनी। तो यहाँ से आपका 3 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा बिहार बोर्ड के लिए। देखो मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि मैं आपका बुक भी समाप्त कर दूंगा और आपका ऑब्जेक्टिव साथ साथ ले चल रहा हूँ। क्या अब नहीं ये एक बार में बुक ख़त्म करूँगा तो एक बार में आपका ऑब्जेक्टिव ख़त्म नहीं, बुक ख़त्म करूँ ऑब्जेक्टिव ख़त्म करूँ, सारा बनेगा आप ऑब्जेक्टिव से ही क्वेश्चन। अब 18 यहाँ से क्या होगा हमारा? 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को भी प्रोत्साहित किया। सन 1848 ईस्वी में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनी को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। अब यहाँ से पूछा कि ऑस्ट्रिया किसको छोड़ना पड़ा? तो हमारा मेटरनी को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। ठीक है। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। तो इटली में किसका आगमन हुआ? तो मेजनी का। क्या? मेजनी। किसका आगमन हुआ है? इटली में राजनीति का किसका आगमन हुआ? तो हमारा मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। इसका सपना था मेजनी का कि वह इटली का एकीकरण कर उसे क्या बनाए? एक गणराज्य बनाए, लेकिन वह उसका सपना अधूरा रह गया। जबकि सर्डिनिया पिटमांडू का शासक चार्ल्स एडवर्ड अपने नेतृत्व में सभी, परंतु अब देखो यहाँ से पूछा है, इसका आगे जाएंगे। सर्डिनिया पिटमांडू का शासक चार्ल्स एडवर्ड था। ठीक है।
तब यहाँ से पूछेगा कि सरनिया पिटमांडू का शासक कौन था। यहाँ साल का बनेगा आपका, लिख दे रहा हूँ कि सरनिया सरनिया, ठीक है, सरनिया सार्डिनिया लिखा है, ठीक है, सार्डिनिया पिडमांडू पिडमाउंट सर्डिनिया पिटमाउंड का शासक कौन था, का शासक कौन था। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा, चार्ल्स एल्बर्ट। इस तरह से आपको पूछेगा बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप पीछे से आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप अच्छे से उसे टिक लगा देंगे, नहीं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। तो सर्डिनिया पिटमांडू का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय मतलब का विनाश, समझ, विलय चाहता था। उधर पोप भी इटली को धर्मराज्य बनाने का पक्षधर था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सर्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई, ठीक है। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और वह पलायन मतलब वह चला गया। कहाँ चला गया अब पता नहीं चला। अब पढ़ेंगे हम एकीकरण का द्वितीय चरण। क्या एकीकरण का द्वितीय चरण हम पढ़ेंगे। आज सोचेंगे कम से कम यहाँ से एक टारगेट रहेगा कि कब इतना है, 11 1 2 3 2 गो पेज और ही है, इसको ख़त्म करके हम जाएंगे, ठीक है। चिंता मत करना, कम से कम पेज नंबर 11 तक ख़त्म करना है हमको। 11 तक नहीं, 11 तक ख़त्म करना है। 11 12 जरूर टारगेट हम लोग का है 1 2 3। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हाँ टारगेट है हम लोगों का कि 12 तक कोशिश करें हो जाए, पेज नंबर 12 तक, ठीक है। क्या कि अब यहाँ तक जो काउंटर काबूर है जो, तो उसके पास सब पढ़ने ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम एकीकरण का द्वितीय चरण पढ़ेंगे, ठीक है। पेज नंबर 8 करे का 1848 ईस्वी तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तु असफल ही रहे, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। इटली में सर्डिनिया पिटमांडू का नया शासक विक्टर एमेनुअल ठीक है। यह किसका था, सर्डिनिया पिटमांडू का नया शासक था। तो यहाँ से लिख लीजिए कि सर्डिनिया पिटमांडू का नया शासक कौन था। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे 9 नंबर ऑब्जेक्टिव, सर्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक कौन था।
कौन था? तो आपका कौन था? विक्टर 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 इमैनुएल। इमैनुएल। हमारे सर जी कहते हैं अगर तुमको अगर वो बड़ा अटपटा शब्द है नहीं बोलने आता है तो उस शब्द को 2 भागों में तोड़ दो, 2 बने तो 3 भागों में तोड़ दो। बोलेंगे क्या नहीं, कैसे नहीं बोलेंगे, सीख लेंगे बोलने। तो हम बोलेंगे क्या? इमैनुएल। ठीक है, विक्टर इमैनुएल कौन था? नया शासक था सर्डिनिया और पिटमांडो का। ठीक है, यहाँ तक चले। और विक्टर इमैनुएल राष्ट्रवादी विचारधारा का था और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंटर काव को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब द कावर जो होता कावूर, काउंट कावूर, जैसे उनका काउंट काबूर का जला। ठीक है, देखिए कावूर है, उसे कावूर पढ़ना होगा। कहीं को वह नहीं है, क्या है? वह है। तो यहाँ से आप पूछेगा सवाल, क्या पूछेगा सवाल? पूछेगा आपका सवाल, पूछेगा कि विक्टर कौन? विक्टर इमैनुएल ने, आपका कौन सवाल है? 10वां है आपका ऑब्जेक्टिव, ने किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया? किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया? किसको किया भाई? किसको किया है? तो हमारे थे काउंट कावूर थे। कावूर ने फ्रांस की ओर से। ठीक है, ये हमारे प्रधानमंत्री, इनको नियुक्त किया गया किसके द्वारा? विक्टर इमैनुएल के द्वारा इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, हम चलते हैं। कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं और स्पीड ढालूंगा। ठीक है, जब अगला वीडियो में, इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि अभी तक अब हम पढ़ेंगे काउंटर कावूर के हम बारे में पढ़ेंगे। कावूर के एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। काउंटर कावूर का था? एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया का मानता था। एवं उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853 से 1854 ईस्वी के क्रीमिया युद्ध में कावर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। तब यहाँ से पूछेगा कि क्रीमिया युद्ध कब से कब चला था? क्रीमिया युद्ध कब से कब चला था? तो 1853 से लगाए 1854। ठीक है, तो यहाँ से पूछेगा क्रीमिया युद्ध कब हुआ था। ठीक है, आपका सवाल पूछेगा क्रीमिया युद्ध कब हुआ था, तो आपका मारेंगे क्या? 1853 देगा तो 1853 मारेंगे, या 1854 मारेंगे तो 1854 मारेंगे। ठीक है, आपको दोनों ऑप्शन देगा तो आप 1853 लगाएंगे।
क्रीमिया, कौची क्रीमिया, क्रीमिया क्रीमिया क्रीमिया। क्रीमिया का, क्रीमिया युद्ध, क्रीमिया युद्ध कब हुआ? कब क्रीमिया युद्ध कब हुआ? कब हुआ था? कब हुआ था? इस तरह पूछ सकता है। तो आपका कब होगा? 1853 से लेकर 1854। ठीक है, 1853 से लेकर 18 पर क्या होगा आपका? 54 क्रीमिया युद्ध चला था। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे और आगे। इस तरह लिख दूँ, 1854 लिख देता हूँ, तो आप लोग घबरा जाएंगे, कहेंगे कि 53 छोड़ कैसे लिख दिया है मास्टर, पगला गया है क्या? ठीक है, तो हमारा आगे अब चलते हैं। क्रीमिया युद्ध में काबूल ने फ्रांस की ओर से, यहाँ तक कहाँ से हम पढ़ चुके थे, की ओर से युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। इसका प्रत्यक्ष लाभ काबूल को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति कहाँ गया शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ काठमांडू को भी बुलाया गया। इसके काबूल की महत्व बढ़ गया। इस सम्मेलन में काबूल ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया। इस प्रकार इटली का समस्या को काबूल ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। काबूल ने नेपोलियन द्वितीय से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ काठमांडू को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में निस और सेवाय नामक दो रियासतों काबूल ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। फ्रांस ने काबूल को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतों जनमत संग्रह के आधार पर काठमांडू से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। इसके लिए काबूल को आलोचना भी की जाती है कि उसने निस तथा सेवाय नामक प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय संहिता के साथ खिलवाड़ किया। परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि तब तक इटली का राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था। यदि दो प्रांत को खोकर भी उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण हो जाता तो यह बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबूल की दृष्टि से संभव नहीं था। ठीक है, अब पेज नंबर हम 9 चलते हैं। इस बीच में 1859 से 1860 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और काठमांडू में सीमा संबंधित विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह से पराजित होने लगी। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर काठमांडू का कब्जा हो गया। एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबूल के समर्थन में बड़े जनसैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलनरत थी। नेपोलियन इस परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं था, अतः वेनेसिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन द्वितीय ने ऑस्ट्रिया तथा काठमांडू के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकार की।
इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिटमांडू का अधिकार और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया, परंतु काबूल का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण पर था। अतः उसने नेपोलियन को सेवाएं प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पिटमांडू युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों का पिटमांडू में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा विलय मतलब विनाश होगा, क्या होगा, जिस राज्य का विनाश होगा वहाँ जनमत संग्रह कराए जाएंगे। चूँकि उन रियासतों की जनता पिटमांडू के साथ थी, इसलिए काबूल ने कूटनीति का परिचय देते हुए इससे स्वीकार कर लिया। 1860 से 1861 में काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतों परम्बा, मोडेना, टस्कनी आदि को मिला लिया तथा जन मत संग्रह कर इसे पुष्ट भी कर लिया। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिटमांड को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ से ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली, रोम तथा वेनेसिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर एमेनुअल को शासक माना। समझ, सबका विनाश भाई लास्ट में आके कर्म विक्टर एमेनुअल के शासक मानने के पर। अब हम बात करेंगे गैरीबाल्टी पर हम बात करेंगे। गैरीबाल्टी, ठीक है। गैरीबाल्टी पर थोड़ा पानी पी ले, कभी से हम बोल रहे हैं, इतना मेरे में एनर्जी नहीं भर रहा है। वीडियो को लेते देखा था। ओह तेरी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ बस ख़त्म कर रहे हैं। कह रहा कि हाँ गैरीबाल्टी के बारे में बात करेंगे। इसी बीच महान क्रांति गैरीबाल्टी शस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरीबाल्टी पेशे से नाविक था, एक नाविक। अब यहाँ से पूछेगा गैरीबाल्टी पेशे से क्या था, तो एक नाविक था, एक नाविक। तो पूछेगा कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था, तो क्या था, नाविक। आपका 12वां ऑब्जेक्टिव गैरीबाल्टी पेशे से क्या था, तो क्या था, नाविक था, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूछेगा तो आपको नाविक ही लगाना होगा। ठीक, हम लोग चलते हैं आगे, क्योंकि हमको कम से कम 10 ख़त्म करना है, इसके बाद 18 है। यहाँ से आपका कम ही ऑब्जेक्टिव बनेगा, बाकी यहाँ तक आपका ऑब्जेक्टिव जहाँ तक हम कहते हैं। गैरीबाल्टी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के
विचारों का समर्थन था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना लिखा है, सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। ठीक है। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बोन राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबाल्डी की समर्थन बन गई। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर एमेनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। वस्तुतः काबूल के विचार गैरिबाल्डी से नहीं मिलते थे, परंतु काबूल ने उसके दक्षिण अभियान का समर्थन किया। 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। तब यहाँ से पूछेगा कि गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण कब किया? था 1862 में। यहाँ से आपका सवाल बनेगा कि गैरिबाल्डी ने आपका 13 गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण ठीक है, आक्रमण की योजना कब बनाई थी? कब बनाई पूछेगा इस तरह सवाल। तो आपका आंसर क्या होगा? 1862 ईस्वी में। कब में? 1862 में। ठीक है। आगे हम चलते हैं। तो 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना क्या बनाई? ठीक है, योजना बनाई। ठीक है, बनाई। तब काबूल ने गैरिबाल्डी से इस अभियान का विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए काठमांडू की सेना भेज दी। इस बीच गैरिबाल्डी की भेंट काबूल से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना त्याग दी। दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया। गैरिबाल्डी को दक्षिण क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर एमेनुअल द्वारा दिया भी गया, परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया और वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर से अग्रसित हुआ। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने उसकी जीवन लिखी। तो बताइए कि गैरिबाल्डी, ठीक है, गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखी? तो लाला लाजपत राय लिखेंगे गैरिबाल्डी। क्या गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखी? आपका 14 सवाल है कि गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखी पूछता है बिहार बोर्ड में सवाल। लिखी
किसने लिखी? तो हमारे कौन है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ये आपका हो गया। लाला लाजपत राय यहाँ तक जिन लिखी, ठीक है। अब हम चलते आगे। 1862 ईस्वी में दुर्गभास काबू की मृत्यु हो गई। ओहो, दुर्गवास करके दुर्गावश, दुर्भाग्यवश, सॉरी आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। जानते हो आज मुझे प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसे पढ़ने की किताब, क्योंकि आ रहा हूँ मैच देखकर। कम से कम आपको मैं बता दूं कि मैं गया था, हमारे गांव में हो रहा मैच, क्या शाम में, और रात मैच होता है हम लोग गांव में। तो रात में मैच होता है ना, तो क्या होता है कि हम लोगों को चलता है 2 बजे तक चलता है, को 2:30 बजे तक चलता है। तो हम लोग आए थे कब बजे? हम आए थे 1 बजे आए, स्नान किए, 1 घंटा सोच लिए, तो लाइनें कट गया, फिर आया। समझे? तो आँख लग जाती है बात है, तो इसीलिए तो थोड़ा नींद झोंक रहा है। तो 1862 में कि अपनी नॉलेज उतनी रखेंगे। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काबूर की मृत्यु हो गई। तो बताइए कि काबूर की मृत्यु कब हुई? तो यहाँ से आपका आंसर, आपका एक सवाल बनेगा कि काउंटर काबूर, कौन सा काउंटर काबूर की मृत्यु कब हुई? तो 1862 ईस्वी में। आप यहाँ से लिखेंगे। देखो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, वीडियो बनाने में जितना टाइम लगता है उतना पढ़ाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि यह एक दिन की मेहनत नहीं होती है मेरे दोस्त। इसलिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, मोटिवेशन मुझे करे वीडियो को सब्सक्राइब को कर, ताकि मुझे भी आपके लिए और सोचने की मौका प्राप्त हो सके, ठीक है। मृत्यु कह रहा है कि काउंटर काबूर की मृत्यु कब हुआ बताओ? तो 1862 ईस्वी में, 1862 में, ठीक है। हाँ, आपका 2 और ऑब्जेक्टिव होगा। मृत्यु हो गई, ठीक है। और इस तरह वह भी पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर एमेनुअल ने स्वयं किया। 1870 से 1871 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध छिड़ गया। तब यहाँ से पूछेगा कि बताइए कि फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कब हुआ? तो आपका क्या होगा आंसर? 1870 से 1871। आपका 16वां सवाल है कि फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कब हुआ? कब हुआ तो बताइए। 1870 से 1871 ईस्वी के बीच, ठीक है। कब हुआ था? तो 1870 से 1871 ईस्वी के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। फ्रांस और फ्रांसा के बीच पूछेगा आपको बिहार बोर्ड में कि बताइए कि फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कब हुआ? तो आप क्या बताएंगे? 1870 में हुआ था। और कब तक चला था? 1871 तक चला था, ठीक है। मतलब कि साल में चला था। कह रहा कि हम अब, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया के होते हैं
वह 3-4 दिन में होता है। वह टर्म्प है, ड्रोन टर्म्प है, वह नहीं अगर कराए होता सीज फायर तो समझो कि आज पाकिस्तान अपनी नक्शा से मिट चुका होता। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के पावरफुल हिंदुस्तानी आर्मी जाबाज हैं जो अपनी हौसला से जीतते हैं जंग। हमारे हर जंग में सैनिक कम थे फिर भी हम लोगों ने जंग जीती, क्योंकि हमारे पास वह हौसला था, वह जुनून था कुछ करने का। तो मेरे साथियों, अगर आप भी बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना होगा, आपको जी जान से मेहनत करना होगा, आपको हर तरीके से मेहनत करना होगा ताकि आप भी अच्छे मार्क्स ला सके, आप भी टॉपर बन सके। ताकि मैं जानता हूं साथियों कि मिडिल परिवार के लिए और नीचे के परिवार के लिए उससे बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं होती मेरे दोस्तों तो मैं आपको इंजा पढ़ा नहीं रहता। तो मुझे भी पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। अगर मेरी भी होती तो मैं भी जाकर ITI की तैयारी करता, IIT की तैयारी करता, फिर नीट की तैयारी कर सकता। साइंस लेकर भी मैं आपको नहीं कर सक पाता हूँ, क्यों कि मेरे पास उतना पैसा नहीं। ठीक है, लेकिन हारेंगे नहीं, किसी तरह तक पार करेंगे। चिंता मत कीजिए, इसमें न सही उसमें जाएंगे, ताकि अपनी देश की जब सेवा करनी हो तो अपनी जुनून अपनी सारी शक्तियाँ लगा कर जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो हमारा फ्रांस और परासा के बीच युद्ध छिड़ गया। जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को आरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थितियों का लाभ उठाया। पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। कह रहा कि इमैनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उससे अपनी राजधानी बनाई। इस नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। इस समस्याओं का अंततः मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ जब उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। इस प्रकार 1871 तक इटली का एकीकरण हुआ। तो पूछेगा बिहार बोर्ड में 10 के कि बताइए कि इटली का एकीकरण कब हुआ, तो आप क्या जवाब देंगे? इटली का एकीकरण जो हुआ 17वां ऑब्जेक्टिव इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कब हुआ मेरे साथियों, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों? आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव दबाकर, याद करेंगे दबाकर। तो कब हुआ? तो 1871 ईस्वी में। कब हुआ? 1871 ईस्वी में हुआ। 1871 इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। ठीक है, हुआ। मेजनी और काबूर गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। इन सभी घटनाओं के पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि थी, जो हम पढ़ेंगे कल। जर्मनी का एकीकरण, पेज नंबर 11 कल हम पढ़ेंगे। इसके आगे कल कोशिश करेंगे आपका ख़त्म करने का।
ठीक है, आपका ख़त्म करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अब इसके अलावे उतना ऑब्जेक्टिव नहीं है। कम से कम आपका 10 ऑब्जेक्टिव होगा, तो हम लोग कल पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल ले। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप एक बार फिर से आपको वही सवाल पूछता हूं कि आप बताइए कि आप किस क्लास के छात्र हैं, कमेंट में बताइए ताकि मुझे भी आपका मदद करने में सहायता मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।